गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की हम लोग। पिछली क्लास में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लिया था, कुछ क्वेश्चंस की भी बात किए थे। तो चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, दो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पर एक दूसरे की तरफ इक्वल और कांस्टेंट स्पीड से जो है एक साथ चलना शुरू करते हैं। अगर दोनों पार्टिकल के बीच की इनिशियल डिस्टेंस d माना जाए तो बताइए कि ये दोनों पार्टिकल कितने टाइम पर एक दूसरे से मिलेंगे और किस पोजीशन पर मिलेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए उसको देखते हैं। यहां पर मान लो कि टाइम t इक्वल टू 0 पर दो पार्टिकल a और b यहां पर थे एट द टाइम t इक्वल टू 0। इनके बीच की इनिशियल डिस्टेंस जो है वो d हमने लिया है, गिवन है आपको। और ये भी बोला गया है कि दोनों एक साथ टाइम t इक्वल टू 0 पर एक दूसरे की तरफ जो है कांस्टेंट स्पीड v से जो है चलने शुरू कर देते हैं। v इज कांस्टेंट। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। पूछा गया है किस टाइम पर और किस जगह पर ये दोनों की मुलाकात होगी। तो भाई आपको दिख रहा है कि वो पोजीशन कहां पर होनी चाहिए, एट द मिडिल पॉइंट। दोनों की पोजीशन जहां पर मिलेंगी वो पोजीशन मिड पॉइंट होगा। तो इसी मिड पॉइंट पर आकर के दोनों एक साथ पहुंचेंगे। तो दोनों द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d/2। ठीक है, हर एक ने d/2 की डिस्टेंस से ट्रेवल किया होगा। तो किसी भी एक पार्टिकल के लिए हम लोग काम कर लें। तो चलिए किसी भी एक पार्टिकल के लिए अगर हम लोग बात करें तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द स्पीड। तो हियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज d/2 एंड स्पीड इज v। तो आंसर इज कम्स आउट d/2v। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम थी, बिल्कुल बच्चों वाली बात थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको बात समझ में आई होगी। लेकिन अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग थोड़ा सा और मुश्किल वे में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दो पार्टिकल के लिए बात अपने को समझ में आ गई कि दोनों पार्टिकल मिडिल पॉइंट पर जाकर के मिलेंगे। ठीक है, और टाइम जो लगेगा वो d/2v के इक्वल लगेगा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग तीन पार्टिकल के लिए डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तीन पार्टिकल मान लेते हैं ए, बी और सी हैं, और ये तीनों पार्टिकल इनिशियली किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर थे। ठीक, ये तीनों पार्टिकल इनिशियली किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर थे। उस ट्रायंगल की साइड लेंथ अगर हम लोग डी मान लें, ठीक है, और क्वेश्चन बिल्कुल यही है कि अगर ये तीनों पार्टिकल एक साथ चलना शुरू करें और इस प्रकार से चलें कि पार्टिकल ए हमेशा जो है पार्टिकल बी की तरफ रहेगा और पार्टिकल बी हमेशा सी की तरफ डायरेक्टेड रहेगा और पार्टिकल सी ऑलवेज पार्टिकल ए की तरफ डायरेक्टेड रहेगा, और तीनों अगर इक्वल स्पीड और कांस्टेंट स्पीड से चलें तो बताइए कि किस पोजीशन पर और किस टाइम पर ये तीनों पार्टिकल्स मिलेंगे। दिस इज आवर प्रॉब्लम। तो चलिए इस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं और उसके बाद जो है इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ी सी मुश्किल प्रॉब्लम है आपके लिए, बट ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगी सारी बात। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। कमेंट आप लोग करते रहेंगे ताकि मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग कितना समझ पा रहे हो। तो क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई। ये लो आपके सामने एक ट्रायंगल बन गया। इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर जो है तीन पार्टिकल हैं, ए, बी और सी। ये हमारे तीन पार्टिकल हैं। ठीक, टाइम t इक्वल टू 0 पर तीनों पार्टिकल कॉर्नर ए, बी, सी पर पड़े हुए थे एट द टाइम t इक्वल टू 0। साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल चलो हम लोगों ने d मान लिया है, d आपको दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि पार्टिकल ए हमेशा पार्टिकल बी की तरफ जो है चलेगा, पार्टिकल बी हमेशा पार्टिकल सी की तरफ, और पार्टिकल सी हमेशा पार्टिकल ए की तरफ। मतलब हर एक पार्टिकल एक दूसरे की तरफ डायरेक्टेड करके जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे।
और कांस्टेंट स्पीड v से चलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बताना है कि किस पोजीशन पर और किस टाइम पर जो है इन तीनों पार्टिकल की मुलाकात होनी है। चलिए प्रॉब्लम की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल A अगर यहां पर है, B यहां पर है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग पार्टिकल A हमेशा B की तरफ रहेगा। तो t इक्वल टू 0 पर A और B को मिलाने वाली लाइन के अलोंग आगे की तरफ इसकी वेलोसिटी हो गई, मान लो वेलोसिटी कितनी है v। ऐसे ही पार्टिकल भी यहां पर है t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर c यहां पर है, दोनों को मिलाने वाली लाइन अगर ये है तो पार्टिकल b की जो वेलोसिटी होगी वो इसी लाइन के अलोंग, क्योंकि c की तरफ उसकी वेलोसिटी होनी है, ये कंडीशन है प्रॉब्लम की, v की स्पीड से ये भी चलना शुरू किया होगा। सेम फॉर हियर c के लिए, तो पार्टिकल c जो है पार्टिकल a की तरफ चल रहा होगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, दिस इज कंडीशन, हमेशा ऐसा होना है, तीनों इक्वल स्पीड v से जो है चलने शुरू कर दिए हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या ये तीनों पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही चलेंगे? तो आंसर इज नो, इनका पाथ स्ट्रेट लाइन मोशन का नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि अगर हम लोग बहुत ही स्मॉल टाइम का एक इंटरवल लें dt, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल टाइम dt, तो टाइम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू dt के इंटरवल ऑफ टाइम में क्या ये इस डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस चल करके कहीं यहां पर पहुंचा होगा? बिल्कुल। ऐसे ही c वाला जो है इस डायरेक्शन में चल करके कहीं यहां पर पहुंचा होगा, ऐसे ही a वाला चल करके कुछ यहां पर पहुंचा होगा, a की पोजीशन यहां पर आ गई, b की पोजीशन यहां पर आ गई और c की पोजीशन यहां पर आ गई, डिफरेंशियल टाइम dt में, बहुत ही स्मॉल टाइम dt हम लोगों ने लिया। और टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल अगर a आगे की ओर जा रहा है तो dt के टाइम में एक स्मॉल डिस्टेंस dx, जिसको हम लोग बोलेंगे दैट dx इक्वल टू v इंटू dt। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द टाइम dt बाय द पार्टिकल a b एंड c इज इक्वल टू v इंटू dt। हर एक की स्पीड सेम है और टाइम dt में हर एक ने v dt की डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। तो एक स्मॉल डिस्टेंस ये v dt, ऐसे ये भी VDT और ऐसे ये VDT अपनी पर्टिकुलर इनिशियल डायरेक्शन में ट्रेवल करके यहां पर पहुंचे होंगे। अब अगर कंडीशन की बात करें तो कंडीशन क्या है भाई, A हमेशा B की तरफ, B हमेशा C की तरफ और C हमेशा A की तरफ चल रहा है। तो पार्टिकल A की पोजीशन यहां है, B की पोजीशन यहां है, दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो A और B को मिलाने वाली लाइन ये बनेगी, ऐसे ही B और C को मिलाने वाली लाइन ये बनेगी और C और A को मिलाने वाली लाइन ये बनेगी। आप ध्यान से देखोगे तो अगेन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही आपको दिखेगा, उसी ट्रायंगल के कॉर्नर पर ये पार्टिकल ABC दिख रहे होंगे आफ्टर टाइम dt। ठीक है, और उस ट्रायंगल का सेंटर जो है वही रहेगा जो हमारे इनिशियल ट्रायंगल का सेंटर था। लेकिन कंडीशन की बात करें तो A हमेशा B की तरफ चल रहा है, तो अब जो है dt टाइम के बाद डायरेक्शन A की इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ऐसे B की डायरेक्शन C की तरफ है इधर हो जाएगी, C की डायरेक्शन A की तरफ है इधर की ओर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे सभी लोग? तो इस प्रकार से हर पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, और अगर डायरेक्शन चेंज हो गई है तो इसका मतलब कि पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ पर नहीं हो रहा है। अब यही चीज अगर हम लोग करें कि हर dt के टाइम में इनके द्वारा चली गई dx की डिस्टेंस की बात करें तो पार्टिकल A dx की दूरी चलकर कहीं यहां पर पहुंचा होगा, ऐसे B यहां पर पहुंचा होगा और C वाला कहीं यहां पर पहुंचा होगा। भाई फिर से अगर हम लोग A B और C को मिला दें तो एक ट्रायंगल ही बनेगा और वो ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा, सेंटर हमारा वही रहेगा, सेंटर चेंज नहीं हो रहा है। तो हर dt के टाइम के बाद जो है इनकी डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं, A की B की तरफ, B की C की तरफ और C की A की तरफ। इस प्रकार से कुछ इनका मोशन हो रहा होगा। अगर ये ऐसे ही टाइम बढ़ता रहे तो आप देखोगे कि ये हमेशा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर ही रहेंगे, उस ट्रायंगल का सेंटर फिक्स रहेगा और उसकी साइड लेंथ कम होती जाएगी, और कम होते होते एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि जब ये तीनों पार्टिकल उस ट्रायंगल के सेंटर पर जाकर के कोइंसाइड करेंगे। सिमेट्री है यहां पर, एक साथ जो है तीनों पार्टिकल कहां पर जाकर के मिल जाएंगे, सेंटर ऑफ ट्रायंगल पर। समझ रहे हैं इस बात को?
तो अपने को पोजीशन तो पता चल गई, दो बातें अपने को पता चली। पहली बात तो ये कि ये तीनों पार्टिकल एक साथ दिए गए ट्रायंगल के सेंटर पर ही मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात अपने को ये पता चली कि इन तीनों पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर नहीं हो रहा है, राइट। एक कर्व पाथ यहां पर बनता है। अगर हम लोग इनकी डिफरेंट पोजीशंस को मिलाएं, इनिशियल पार्टिकल ए यहां पर था, यहां पर है, फिर यहां पर है, इस प्रकार से उसकी पोजीशंस को अगर हम लोग मिलाएं तो हमें एक कर्व पाथ दिखाई पड़ेगा। तो तीनों पार्टिकल एक कर्विलिनियर पाथ के ऊपर चलते हुए जो है सेंटर पर जाकर के मिल रहे हैं, उस पाथ को मैं आपको यहां पर दिखाने चल रहा हूं। तो क्वेश्चन हमारा इनिशियल ये था कि ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ट्रायंगल गिवन है, जहां के कॉर्नर पर ये तीनों पार्टिकल ए बी सी थे। इनिशियली पार्टिकल ए बी सी इसके दिए गए ट्रायंगल के कॉर्नर पर थे, जिसकी साइड लेंथ डी के इक्वल है। अपने को मालूम चल गया भाई कि ये तीनों पार्टिकल कहां पर जाकर के मिलने चाहिए, सेंटर ऑफ ट्रायंगल पर। और किस पाथ के ऊपर चल करके वहां पर मिलेंगे, एक कर्विलिनियर पाथ होगा। पार्टिकल ए इस वाले पाथ पर कुछ चल करके यहां पर पहुंचा होगा, पार्टिकल बी ऐसा कोई पाथ लिया होगा, और पार्टिकल सी ऐसा कोई पाथ लिया होगा, ठीक। कंडीशन है हमारे प्रॉब्लम की, ऐसी सिचुएशन है। इनिशियल पार्टिकल ए के चलने की डायरेक्शन बी की तरफ थी, बी यहां पर है तो आगे की ओर। ऐसे ही इनिशियल पार्टिकल बी की डायरेक्शन सी की तरफ थी, सी यहां पर था तो सी की तरफ ऐसे हो गया। ऐसे ही सी की डायरेक्शन ए की तरफ कुछ इधर रही होगी। ये तो इनिशियल डायरेक्शन थी इनकी चलने की। सबकी स्पीड क्या है भाई, सेम। सबकी स्पीड क्या हो रही है, सेम हो रही है, ठीक। अब किसी जनरल टाइम t इक्वल टू टी की अगर बात करें, मान लो कि टाइम t इक्वल टू टी पर पार्टिकल ए कहीं यहां पर आकर के पहुंचा टाइम t पर, तो बाई सिमेट्री पार्टिकल भी कहीं यहां पर रहा होगा, ठीक है भाई, और पार्टिकल सी कहीं यहां पे रहा होगा। ये ए बी सी जो पोजीशन हमने दिखाया है टाइम t इक्वल टू टी पर, क्योंकि ये तीनों पार्टिकल इन्हीं कर्व पाथ के ऊपर चल करके सेंटर पर जाकर के मिलेंगे। तो जनरल टाइम t इक्वल टू टी पर हम लोगों ने देखा कि पार्टिकल ए और बी और सी की पोजीशन जो है वो ये थी, ठीक। तो तीनों पार्टिकल को अगर हम लोग मिला दें तो आपको एक ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है। उस ट्रायंगल का सेंटर हमारा वही है जो इनिशियल ट्रायंगल का सेंटर था, और ये ट्रायंगल भी इक्विलैटरल ट्रायंगल ही रहेगी। अगर अब ए की डायरेक्शन की बात करूं एट द टाइम t इक्वल टू टी पर, तो उसकी डायरेक्शन बी की तरफ होगी। कंडीशन है प्रॉब्लम की, तो ए की वेलोसिटी बी की तरफ इस डायरेक्शन में, और बी की वेलोसिटी सी की तरफ इस डायरेक्शन में, और सी की वेलोसिटी ए की तरफ इस डायरेक्शन में आपको दिखनी चाहिए, राइट। अब t इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल ए यहां पर है, और टाइम t इक्वल टू टी पर पार्टिकल ए यहां पर है। ऐसे ही पार्टिकल बी के लिए बात करें तो t इक्वल टू जीरो पर बी यहां पर और टाइम t पर यहां, एंड सेम फॉर पार्टिकल सी। तीनों पार्टिकल बिल्कुल सिमेट्रिकल मोशन कर रहे हैं। किसी भी एक पार्टिकल को हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके शिवस बेटा, फिर से देखते हैं, ठीक है। शिवस को समझ में बात नहीं आ रही, पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार डिस्क्राइब करते हैं। बेटा शिवस एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या जो है पूछा जा रहा है। अगर ये बात आपको समझ में आएगी तो इसका सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, चलिए मैं क्वेश्चन यहां पर लिख दे रहा हूं। 3 पार्टिकल ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी सी आर इनिशियली at vertex of an equilateral triangle। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर 3 पार्टिकल ए बी सी इनिशियली पड़े हुए थे, ठीक। दे स्टार्ट एट सेम टाइम, एक साथ जो है वो चलने शुरू करते हैं विथ इक्वल
एंड कांस्टेंट स्पीड। पहले क्वेश्चन सभी लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, बढ़िया प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, हर किताब में ये प्रॉब्लम आपको दी गई है, एच.सी. वर्मा की ये प्रॉब्लम है, बट आपको आज के डेट में ये हर जगह पर मिल जाएगी प्रॉब्लम। और एक बार जो है इस क्वेश्चन को पूछा भी जा चुका है कंपटीशन में, IIT JEE में। हम लोग इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, बाद में इसी प्रॉब्लम को जनरलाइज भी करेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 पार्टिकल A, B, C आर इनिशियली एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम, दे स्टार्ट move at the same time with equal and constant speed such that, कंडीशन है। इस प्रॉब्लम का मेन पॉइंट यही है भाई, जो हम लोग अब लिखने चल रहे हैं, सच दैट पार्टिकल A ऑलवेज मूव टूवर्ड्स पार्टिकल B। कंडीशन दिया गया है कि पार्टिकल A की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा पार्टिकल B की तरफ रहेगी। ठीक है, और पार्टिकल B की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा पार्टिकल C की तरफ रहेगी, और पार्टिकल C की वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा पार्टिकल A की तरफ रहेगी। तो A हमेशा B की तरफ चलेगा, B हमेशा C की ओर, और C हमेशा A की ओर चलेगा। दिस इज आवर कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो बोला गया कि बताइए कि ये तीनों पार्टिकल किस टाइम पर और किस जगह पर जाकर के एक दूसरे से मिलेंगे, राइट। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको यह दिया गया है कि 3 पार्टिकल इनिशियली किसी ट्रायंगल के, इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर थे। वो पार्टिकल थे हमारे A, B एंड C। तो ये हमारे 3 पार्टिकल है भाई। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल A, B, C की पोजीशन ये आपको दिख रही है, जो गिवन है। ट्रायंगल की साइड लेंथ जो है, चलो हमने D के इक्वल मान लिया है, गिवन भी है आपको ये। ठीक, दिस इज द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि तीनों पार्टिकल A, B, C एक ही टाइम पर चलना शुरू करेंगे इक्वल और कांस्टेंट स्पीड से। वो स्पीड जो है v के इक्वल गिवन है, v गिवन है आपको। तीनों पार्टिकल इसी v के स्पीड से जो है चलना शुरू करेंगे एट द सेम टाइम। ठीक है भाई, शिवास बेटा आपको समझ में आ रही होगी बात अब मेरी। ठीक है, तो हमने कहा कि ये तीनों पार्टिकल एक ही टाइम पर, एक ही समय पर जो है चलना शुरू कर रहे हैं विथ इक्वल एंड कांस्टेंट स्पीड ईच ऑफ v। ठीक, कंडीशन है, कंडीशन बोला गया कि पार्टिकल A हमेशा B की तरफ, और पार्टिकल B हमेशा C की तरफ, और पार्टिकल C हमेशा A की तरफ चलेगा। दिस इज आवर कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो बताइए हमें कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, समय 0 पर पार्टिकल A यहां पर है, पार्टिकल B यहां है, और पार्टिकल C यहां पर है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग A की डायरेक्शन B की तरफ होनी है। तो भाई t इज इक्वल टू 0 पर चलो भाई A की वेलोसिटी की डायरेक्शन B की तरफ कर दिया, V के इक्वल। ऐसे ही B यहां पर है, C यहां पर है, तो इनिशियल B की डायरेक्शन बोला गया है क्वेश्चन में C की तरफ होना है, तो B की डायरेक्शन C की ओर हो गया। एंड सेम फॉर C यहां और A यहां पर, तो C की डायरेक्शन A की तरफ हो गई है। ये तो इनिशियल हुआ। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पार्टिकल A हमेशा इसी लाइन पर चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या पार्टिकल B हमेशा इस लाइन पर चलेगा? नहीं। पार्टिकल C हमेशा इस लाइन पर चलेगा? नहीं। मतलब तीनों पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर नहीं चलेंगे, क्योंकि ये बोला गया है कि A हमेशा B की तरफ होना है, सिर्फ इनिशियली ही नहीं, समय 0 पर ही नहीं, हर एक समय पर जब भी देखा जाए तो A हमेशा B की तरफ डायरेक्टेड होगा, B C की तरफ और C A की तरफ। क्लियर? तो जरा सोचिए कि जैसे ही थोड़ा सा समय बढ़ा होगा t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू dt का टाइम लेते हैं। dt इज वेरी स्मॉल टाइम, dt इज वेरी स्मॉल टाइम, बहुत ही स्मॉल टाइम की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल से बहुत ही स्मॉल टाइम में क्या ये पार्टिकल B इस डायरेक्शन में कुछ दूर चल करके यहां पर पहुंच गया होगा भाई? बिल्कुल। ऐसे ही पार्टिकल C इनिशियल पोजीशन से कुछ दूर चल करके यहां पर पहुंचा होगा।
स्मॉल टाइम dt, ठीक है ना। एक डिफरेंशियल टाइम dt के इंटरवल में हर पार्टिकल अपनी इनिशियल डायरेक्शन में ही जो है थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल कर गए होंगे, वो डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होगी। अब अगर मैं बोलूं कि बोलो पार्टिकल ए क्या यहां से चल करके यहां पर आ गया, ऐसे ही पार्टिकल बी यहां से चल करके यहां पर आ गया है, और पार्टिकल सी यहां से चल करके यहां पर आ गया है, इनकी पोजीशन चेंज हो गई। लेकिन कंडीशन हमारी हमेशा वही होनी है। कंडीशन क्या है भाई, ए की डायरेक्शन ऑलवेज किसकी तरफ, बी की तरफ। तो ए तो यहां पर आ गया और बी यहां पर आ गया, दोनों को मिलाने वाली लाइन जो है वो अब की बार ये बन रही है। तो ए की डायरेक्शन बी की तरफ होने के लिए पार्टिकल ए की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ऐसे ही बी और सी, ये सी वाला पार्टिकल था, को मिलाने वाली लाइन ये बनेगी, और सी और ए को मिलाने वाली लाइन ये बनेगी। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग बी सी की तरफ और सी ए की तरफ हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई भाई। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये हुआ कि इसका जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर नहीं होगा। ठीक है भाई, ओके। लेकिन आप देख रहे हो कि इस टाइम dt के इंटरवल में तीनों पार्टिकल ए बी सी फिर से एक ट्रायंगल के ऊपर ही दिखाई पड़ रहे हैं, और सिमेट्री आपको दिख रही है कि हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वल हुआ है। तो ये अगेन जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बना होगा, और उस ट्रायंगल का सेंटर जो है वही रहेगा, कॉमन रहेगा। ऐसे ही आप अलग अलग dt का इंटरवल लेते जाओ, ठीक है, डिफरेंशियल टाइम की बात करते जाओ, तो हर डिफरेंशियल टाइम में, अच्छा भाई ये भी बताओ कि अब इस टाइम के बाद एक छोटे से टाइम dt में क्या पार्टिकल ए यहां पर आ गया होगा, बी यहां पर आ जाएगा, सी यहां पर आ जाएगा। अगेन ए बी और सी को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल ही बनेगा, ट्रायंगल ये बन गया। कंडीशन के अकॉर्डिंग पार्टिकल ए की डायरेक्शन बी की तरफ, बी की सी की तरफ और सी की ए की तरफ होनी है। तो इस प्रकार से अगर ये जर्नी होती रहेगी तो बताओ फाइनली ये तीनों पार्टिकल कहां पर जाकर के मिलने चाहिए, सेंटर ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। तो पोजीशन अपने को दिख गई कि तीनों पार्टिकल हमारे इस ट्रायंगल के सेंटर पर मिलेंगे। अब इनके अगर हम लोग पाथ की बात करें कि तीनों पार्टिकल किस पाथ के ऊपर चल रहे हैं, तो आप किसी भी एक पार्टिकल के पाथ को देखो, तो इनिशियल पार्टिकल ए यहां पर था, फिर यहां से चलकर यहां गया, फिर यहां पर आया। तो ऐसे डिफरेंट पोजीशंस लेते हुए फाइनली वो कहां पर जाकर के पहुंच रहा है, सेंटर पर। अगर इन सारी पोजीशंस को हम लोग मिला दें तो क्या कुछ ऐसा कर्वीलिनियर पाथ बनना चाहिए, बिल्कुल। ऐसे बी के लिए आप देखोगे तो ये कर्वीलिनियर, और सी के लिए ऐसे, ये तीनों पार्टिकल इसी कर्व पाथ के ऊपर चल करके सेंटर पर जाकर के कोइंसाइड करेंगे एट द सेम टाइम। अब बात आपको समझ में आई होगी। अब अगर ये चीज अपने को समझ में आ गई तो अब इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज को देखना है। तो चलिए भाई देखते हैं मैथमेटिकली। तो इनिशियल इस ट्रायंगल के कॉर्नर पर ये पार्टिकल्स थे भाई, इनिशियल, ठीक। इनिशियल पोजीशन में दिखा रहा हूं, इनिशियल मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ए का जो चलने का पाथ था वो ये था, पार्टिकल बी के चलने का पाथ ये था, और पार्टिकल सी के चलने का पाथ ये था, और तीनों एक साथ जाकर के सेंटर ऑफ ट्रायंगल पर कोइंसाइड कर गए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था कि इन पार्टिकल्स के चलने का पाथ कैसा होगा। तो वो पाथ आपको ये दिख रहा है, दिस इज कर्व्ड पाथ। अब समय 0 पर पार्टिकल ए यहां पर है, तो इनिशियल उसकी वेलोसिटी बी की तरफ रही होगी। समय 0 पर पार्टिकल बी यहां था, और समय 0 पर पार्टिकल बी सी यहां पर है। तो इनिशियल अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल ए की वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर रही होगी, तो बी की तरफ, बी यहां पर है, तो ए से बी की तरफ रही होगी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इनिशियल ए के लिए। किसी टाइम t इक्वल टू टी पर चलिए हमने मान लिया कि पार्टिकल ए यहां पर आ गया एट टाइम t इक्वल टू टी। ऐसे बी के लिए भी होगा और सी के लिए भी होगा, तीनों का मोशन बिल्कुल आइडेंटिकल हो रहा है। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी भी एक पार्टिकल को सॉल्व कर लो। तो चलिए हम लोग ए को सॉल्व कर रहे हैं। इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए इज दिस, एंड जनरल टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन ये हो गया, राइट। अगर ऐसे बी की बात करें तो बी कहीं यहां पर पहुंचा होगा भाई, और सी की बात करें तो सी कहीं यहां पर पहुंचा होगा।
दिस इज द पोजीशन ऑफ बी एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ सी टाइम टी इज इक्वल टू टी पर। अगर टाइम टी इज इक्वल टू टी पर तीनों पार्टिकल ए बी और सी को मिलाया जाए तो क्या आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है? बिल्कुल, ये ट्रायंगल बन गया। यानी तीनों पार्टिकल हमेशा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पर ही नजर रहेंगे और उस ट्रायंगल का सेंटर जो है वो चेंज नहीं होगा, वो सेंटर फिक्स हो गया है। क्लियर है ये? ओके, शैलेंद्र सिंह, एरिया इज ए इंटू बी बाई टू। ठीक है बेटा, यहां पर एरिया की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। एरिया का फार्मूला आपने बोला हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ये एक ट्रायंगल के लिए होता है। ठीक है, बट यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एरिया नहीं, क्वेश्चन पूछा गया तीनों पार्टिकल किस टाइम पर और किस जगह पर जाकर के मिलेंगे, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए बताइए कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर ए की डायरेक्शन तो आगे की ओर थी, बी की तरफ, बी यहां पर था। अब अगर मैं टाइम टी इज इक्वल टू टी पर पूछूं कि ए की वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर रही होगी, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग बी की तरफ ही होनी है। बी यहां पर है तो ए की डायरेक्शन बी की तरफ, वी के स्पीड से जा रहा है ये। ठीक है भाई, स्पीड वी के इक्वल है। ठीक, ऐसे ही बी की डायरेक्शन पूछेगा तो सी की तरफ बोलोगे और सी की पूछेगा तो ए की तरफ बोलेंगे हम लोग। अब ध्यान से आप देखो, अगर मैं टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर सेंटर ऑफ ट्रायंगल, अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहीं पर मेन कॉन्सेप्ट है। अगर मैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल जो कि चेंज नहीं हो रहा है, यहां पर तीनों पार्टिकल हमेशा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर ही रहेंगे। वो ट्रायंगल भले ही चेंज हो रही होगी लेकिन उस ट्रायंगल का सेंटर चेंज नहीं हो रहा होगा। तो ट्रायंगल का सेंटर फिक्स है, वहीं पर तो तीनों की मुलाकात होनी है यार। तो इनिशियल पार्टिकल ए यहां पर सेंटर ऑफ ट्रायंगल को मिला दो, ये लाइन मिला, और किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अगर सेंटर से हम लोग कॉर्नर को मिलाएं तो एंगल डिवाइड होता है, पूरा एंगल 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो ये एंगल हाफ हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। ऐसे ही टाइम टी इज इक्वल टू टी पर पार्टिकल ए यहां पर है, सेंटर ऑफ ट्रायंगल वही है, तो सेंटर से आप पार्टिकल ए की पोजीशन को मिला दो। तो ये वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो फिर से ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये डिवाइड करेगा एंगल, अगेन ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ज्योमेट्री आपको दिख रही होगी। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि ये पार्टिकल ए सेंटर की तरफ इनिशियली किस वेलोसिटी से जा रहा था, तो बताइए कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ए की वेलोसिटी आगे की ओर है, तो इसका एक कंपोनेंट सेंटर की ओर जो मिलेगा दैट कंपोनेंट इज व्हाट? v cos 30। तो ये कंपोनेंट जो बना वो कंपोनेंट v cos 30 आ गया। इनिशियल पार्टिकल ए की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो सेंटर ऑफ ट्रायंगल की तरफ है, वो कंपोनेंट कितना है? v cos 30, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर। राइट? ओके बेटा, शैलेंद्र सिंह कर्ड पाथ पर चलेगा। वेरी गुड, गुड आफ्टरनून। शैलेंद्र सिंह ने कहा कि तीनों पार्टिकल कर्ड पाथ पर चलेंगे, बिल्कुल सही इन्होंने ऑब्जर्व किया, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम लोग जो है इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि पार्टिकल ए इनिशियल जो है सेंटर की ओर v cos 30 से जो है मूव कर रहा है। टाइम t इज इक्वल टू टी, जनरल टाइम t की बात हो रही है। अब टाइम t इज इक्वल टू टी पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल ए की वेलोसिटी सेंटर की तरफ कितनी है, तो क्या फिर से आपको वो कंपोनेंट दिखेगा? v आगे की ओर है, ये एंगल 30 डिग्री, तो सेंटर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट फिर से आपको v cos 30 दिखा। इसका मतलब ये आया कि पार्टिकल ए की वेलोसिटी सेंटर की तरफ इनिशियल भी v cos 30 थी और जनरल टाइम t इज इक्वल टू टी पर भी जो है सेंटर की ओर v cos 30 ही है। और जैसा कुछ पार्टिकल ए के साथ में होगा वैसा ही कुछ पार्टिकल बी और सी के साथ भी होगा। इट मीन्स एक बात अपने को समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन में हर पार्टिकल सेंटर की तरफ v cos 30 डिग्री से अप्रोच कर रहा है और सेंटर पर ही जाकर के इन तीनों की मुलाकात होनी है।
यानी कि सेंटर पर मिलने के लिए सेंटर की तरफ अप्रोच करने वाली जो वेलोसिटी है वो v cos 30 है, कांस्टेंट है, तो टाइम हम लोग अब बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि ऑल पार्टिकल अप्रोच टू द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये तीनों पार्टिकल सेंटर ऑफ ट्रायंगल को जिस वेलोसिटी से अप्रोच करेंगे वो वेलोसिटी विथ या स्पीड इज v cos 30। कितनी आ गई भाई? v cos 30। सेंटर को अप्रोच करने वाली स्पीड हर पार्टिकल की v cos 30 है और सेंटर पर ही इनकी मुलाकात होनी है, तो टाइम के लिए हम लोग जो है डिस्टेंस अपॉन अप्रोच स्पीड कर देंगे। तो बस अब हम लोग अगर ये डिस्टेंस फाइंड कर लें, सेंटर और पार्टिकल के बीच की दूरी कितनी है, तो ये दूरी कौन सी स्पीड से अप्रोच हो रही है? v cos 30 से। हर एक समय इस डिस्टेंस को अप्रोच करने वाली स्पीड जो है v cos 30 है, तो हम लोग इसी डिस्टेंस में अप्रोचिंग स्पीड से डिवाइड कर देंगे। मान लो कि ये डिस्टेंस x है, सेंटर से पार्टिकल के बीच की दूरी कितनी है? x है, तो टाइम इज इक्वल टू x अपॉन अप्रोच स्पीड v cos 30। x अपॉन v cos 30, राइट। अब इस x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं आप ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रा करके। अगर मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है भाई, और ये परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है भाई कि पूरी साइड लेंथ अगर a है तो मिडिल पॉइंट पर जाकर के मिला होगा, ये साइड लेंथ कितना हो गया? d/2 हो गया है। एंड फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन राइट दिस x। फार्मूला लगा लो आप cos का, cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है? d/2 और हाइपोटेनियस कितना है? x है। तो यहां से आपको x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू d/2 cos 30 डिग्री, d/2 cos 30, राइट। तो अब टाइम पूछा गया है तो टाइम की वैल्यू हम लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, दिस टाइम इज इक्वल टू x अपॉन x की वैल्यू कितनी है भाई? d/2 cos 30, ये x की वैल्यू है, अपॉन v cos 30 इंटू v cos 30 कर दिया, तो आंसर क्या बनेगा? d अपॉन ट्वाइस v cos स्क्वायर 30 डिग्री। सबको बात समझ में आ रही है? साइलेंसिंग ओके बेटा। और cos 30 की वैल्यू आप जानते हो, √3/2, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो आंसर होगा अपना। तो टाइम इक्वल टू d अपॉन 2v इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3/2 का होल स्क्वायर कर लिया हम लोगों ने, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर बनेगा 2d अपॉन 3v। दिस इज आवर टाइम। तो इस केस का जो आंसर बना वो 2d अपॉन 3v, और कहां पर तीनों पार्टिकल्स जाकर के मिलेंगे? एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल, राइट। हम लोगों ने 2 पार्टिकल के लिए बात किया, 3 के लिए रिजल्ट आपके सामने है। यही सेम क्वेश्चन जो है हम लोग और आगे जो है जनरलाइज करके 4 पार्टिकल के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना, 5 के लिए भी कर सकते हैं। इन जनरल इसको हम लोग कई सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए 2 के लिए देखा, 3 के लिए देखा, अब मैं आपको 4 के लिए दिखा रहा हूं। 4 को देखने के बाद इसी को हम लोग इन जनरल में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी जो है डिस्कस करेंगे। कंडीशन हमारे प्रॉब्लम की वही रहेगी, ठीक है। ओके बेटा, साइलेंट। मीट एट द सेंट्राइड, वेरी गुड। कर्ड पाथ पर चलते हुए वो ट्रायंगल के सेंट्राइड पर मिलेंगे, राइट, बिल्कुल सही। और कितने टाइम पर मिलेंगे? 2d/3v, बिल्कुल सही आंसर था साइलेंस सिंह जी का। तो 2d/3v के टाइम पर सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल पर जो है ये तीनों पार्टिकल्स मिले होंगे। पाथ जो इनका रहा होगा वो बिल्कुल कर्ड पाथ रहा होगा। क्लियर? सेम क्वेश्चन फॉर 4 पार्टिकल्स। कंडीशन मैं यहां पर लिख रहा हूं, फिगर से आप समझिएगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इनिशियली हमारे ये 4 पार्टिकल्स जो थे वो एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर थे, ए बी सी डी। 4 पार्टिकल हैं ए बी सी डी, राइट।
नया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही लगेगा। हमने क्वेश्चन में ये बोला कि इनिशियल जो है ये चारों पार्टिकल ए बी सी किसी दिए गए स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर थे एज शोन इन द फिगर। ठीक है, एवरी पार्टिकल्स स्टार्ट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड एट द सेम टाइम। चारों पार्टिकल v के स्पीड से एक साथ चलने शुरू करेंगे, ये बोला गया है क्वेश्चन में। और ये भी बोला गया है कि ये पार्टिकल a हमेशा b की तरफ, b हमेशा c की ओर, c हमेशा d की तरफ और d हमेशा a की तरफ। a की डायरेक्शन ऑलवेज b की तरफ होनी है, b की c की तरफ, c की d की तरफ, d की a की तरफ। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने लिया था वही। ठीक है, चैलेंजिंग टाइम टेकन इज L/V², ये L/V² इंटू √3। नहीं, ये आंसर नहीं, हम लोगों ने देखा 2D/3V आया था। ट्रायंगल केस में कितना आया था टाइम? 2V/3V आया था। अब स्क्वायर के केस की बात कर रहे हैं, कंडीशन ये आपके सामने है। ठीक है भाई, चलो करते हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, बिल्कुल सिचुएशन वही है। अब इसको हम लोग फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे कि पार्टिकल ए इनिशियली बी की तरफ, बी यहां पर है, बी इनिशियली सी की तरफ, सी यहां पर है, सी इनिशियली डी की तरफ और डी इनिशियली ए की तरफ। इस प्रकार से इक्वल स्पीड से ये चारों पार्टिकल अगर चलने शुरू करें और ये वाली कंडीशन अगर बनी हो तो ये चारों पार्टिकल जाकर के कहां पर मिलेंगे? स्क्वायर के सेंटर पर मिलेंगे। ठीक है, हर डिफरेंशियल टाइम पर इन चारों पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती रहेगी, क्योंकि हर एक की डायरेक्शन हर एक की तरफ होनी का इसकी कंडीशन है। तो सेंटर पर मिलने के लिए इनका जो पाथ होगा वो वही कर्ड पाथ जो पहले हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। तो अब की बार ये चारों इस प्रकार के किसी पाथ पर चल करके सेंटर ऑफ स्क्वायर पर जाकर के मिलेंगे। क्लियर है ये? ओके, काम वही करिए। सेंटर से अगर हम लोग इनिशियली पार्टिकल ए यहां पर था, मिला दें तो ये एंगल क्या बना भाई? 45 डिग्री का। स्क्वायर है, 45 डिग्री बनेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि पार्टिकल ए की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, तो वो कंपोनेंट आप लिख सकते हो, दिस कंपोनेंट इज v cos 45 डिग्री। क्लियर है ये? ऐसे ही अगर हम लोग बात करें टाइम t इक्वल टू टी पर, तो क्या ये अपना पार्टिकल ए कहीं यहां पर पहुंचा होगा? बिल्कुल। ऐसे ही बी कहीं यहां पर पहुंचा होगा, सी वाला कहीं यहां पर आया होगा, डी वाला कहीं यहां पर आया होगा। फिर से अगर हम लोग इन चारों पार्टिकल को मिला दें तो ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, सी को डी से मिलाया और डी को ए से मिलाया, तो फिर से जो है ये चारों एक स्क्वायर के कॉर्नर पर ही नजर आएंगे और उस स्क्वायर का सेंटर जो है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। टाइम t इक्वल टी पर ए यहां से चल करके यहां पर आ चुका है, उसकी वेलोसिटी b की तरफ थी, b यहां पर है भाई। ठीक है, वेलोसिटी b की तरफ है। और अगर टाइम t इक्वल टू टी पर ही मैं आपको बोलूं कि a को सेंटर से मिलाइए, तो अब की बार a को सेंटर से मिलाएंगे तो ये लाइन बनेगी। टाइम t पर ये स्क्वायर है तो ये एंगल फिर से 45 डिग्री बनेगा और सेंटर की ओर जो कंपोनेंट होगा टाइम t पर, वो कंपोनेंट फिर से आपको v cos 45 डिग्री ही मिलेगा। यानी इस केस में आपको क्या दिख रहा है भाई कि हर पार्टिकल, जो बात हमने पार्टिकल ए के लिए किया वही बी, सी और डी के लिए है। तो यहां पर हर पार्टिकल जो है सेंटर को एक ही स्पीड से अप्रोच कर रहा है एंड दैट स्पीड इज v cos 45। तो समय 0 पर सेंटर को अप्रोच करने वाली स्पीड v cos 45 और समय t पर भी जो है v cos 45 है, यानी हर पार्टिकल एक इक्वल स्पीड v cos 45 से सेंटर को अप्रोच कर रहा होगा। तो टाइम अगर पूछा जाए तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाई अप्रोच स्पीड होती है। तो बताइए इनिशियल पार्टिकल ए यहां पर सेंटर से पार्टिकल के बीच की दूरी, क्या ये हमारे इनिशियल स्क्वायर के डायगोनल का हाफ? और स्क्वायर का डायगोनल लेंथ आप जानते हो, ठीक है, साइड लेंथ टाइम्स ऑफ √2, तो d√2 हो गया इसका डायगोनल लेंथ, उसका हाफ कर देंगे तो d√2/2 हो गया, मतलब d/√2 हो गया। तो डिस्टेंस कवर्ड इज d/√2 डिवाइडेड बाई अप्रोचिंग स्पीड,
और अप्रोचिंग स्पीड कितनी है, v cos 45, v cos 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज d/v। आंसर कितना आ गया भाई, d/v आ गया। ठीक है, ओके, साइलेंसिंग v cos 30, ये v cos 30 अप्रोचिंग स्पीड आ रहा होगा ट्रायंगल वाले केस में। इस वाले केस में कितना आ रहा है, v cos 45, ट्रायंगल के केस में v cos 30 आएगा और स्क्वायर के केस में v cos 45 आएगा। दिस इज द अप्रोचिंग स्पीड, वेरी गुड। तो चलिए भाई, इसका टाइम आ गया d/v। कहां पर मिले ये चारों, सेंटर ऑफ स्क्वायर पर मिले। अब ऐसे ही हम लोग जो है 5 पार्टिकल के लिए भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, 6 के लिए भी कर सकते हैं। इन जनरल जितने नंबर आप पार्टिकल के लिए चाहो उतने नंबर आप पार्टिकल के लिए हम लोग ये काम आगे बढ़ा सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या है। तो दो ही बातें हैं। पहली बात तो ये कि आपको सेंटर और पार्टिकल के बीच की इनिशियल दूरी फाइंड कर लेना है और सेंटर की ओर अप्रोच करने वाली अप्रोच स्पीड फाइंड कर लेना है। दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज द टाइम टेकन। तो चलो इसको जनरलाइज करते हैं। तो इसी को जनरलाइज करते हैं फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल, फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कंडीशन भाई वही है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और ये इनिशियली एक n साइड के पॉलीजन के कॉर्नर्स पर रहे होंगे, ठीक है। तो एक हर साइड लेंथ ऑफ पॉलीजन क्या होनी है, सेम होनी है। तो उसी के कॉर्नर पर ये पड़े हुए हैं, जैसे कि फिगर में आपको दिखा रहा हूं। मान लो कि ये हमारा जो है एक पॉलीजन है, ठीक है ना, रेगुलर पॉलीजन। दिस इज ए रेगुलर पॉलीजन। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हमने 3 साइड यहां पर दिखाई है, लेकिन 3 साइड नहीं है। इसमें कितने नंबर ऑफ साइड हैं, n नंबर ऑफ साइड हैं। तो बाकी साइड्स को हम लोग दिखा नहीं रहे हैं। मान लो कि हमारे उस रेगुलर पॉलीजन का सेंटर यहां पर है O, साइड लेंथ जो हम लोगों ने क्या ले लिया, d के इक्वल। तो d की साइड लेंथ का ये एक रेगुलर पॉलीजन रहा होगा, ठीक है। ओके, टाइम टेकन इज L/2 cos 45। L की वैल्यू आप रखेंगे, ठीक है। L की वैल्यू आप रखेंगे स्क्वायर वाले केस में, तो आंसर कितना आ रहा होगा, d/v के इक्वल आया था। अब हम लोग n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो चलो भाई समझते हैं। इनिशियली मान लो पार्टिकल A यहां पर है, B यहां पर है, C यहां पर रहा होगा, D, E, F ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहे होंगे। वो सभी जो है हमारे इसके कॉर्नर पर पड़े थे। इनिशियल की बात हो रही है, t = 0 पर ये पार्टिकल्स की पोजीशन है, ठीक। अब इसको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अच्छे तरीके से जान गए हैं कि ए की इनिशियल वेलोसिटी बी की तरफ रही होगी। मान लो वो वी की तरफ है, आगे की ओर। अगर हम लोग ए को इनिशियल ही सेंटर से मिला दें और ये एंगल किसी तरीके से फाइंड कर लें, मान लो एंगल कितना है, थीटा, और ये लेंथ अगर हम लोग फाइंड कर लें, मान लो लेंथ कितनी है, एक्स। थीटा अपने को अभी नहीं मालूम है, निकालेंगे हम लोग। एक्स भी अपने को नहीं मालूम है, ये भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कितना समय लगा होगा इन सारे पार्टिकल्स को सेंटर पर जाकर के मिलने में, तो उस टाइम को निकालने के लिए हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस अपॉन अप्रोच स्पीड। डिस्टेंस कितना चला होगा पार्टिकल ए से सेंटर तक पहुंचने में, x, ठीक है। दिस इज द अप्रोच डिस्टेंस अपॉन अप्रोच वेलोसिटी। अप्रोच वेलोसिटी v का कंपोनेंट ले लेंगे, दैट कंपोनेंट इज v cos थीटा। तो x अपॉन v cos थीटा। अगर हम लोग x और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो x की वैल्यू चलो निकालते हैं और थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो x और थीटा को निकालने के लिए आप ज्योमेट्री सॉल्व कर लो। कैसे ज्योमेट्री सॉल्व करेंगे, देखिए भाई, यही हमारा रेगुलर पॉलीजन था, सेंटर था, साइड लेंथ ये d थी। ध्यान रहे कि इसमें कितने नंबर ऑफ साइड हैं, n। अगर हम लोग सेंटर को हर कॉर्नर से मिला दें तो बता सकते हैं कि ये एंगल कितना रहा होगा। ऐसे कितने एंगल बनेंगे, n।
हर कार्नर को मिलाओगे तो एक कार्नर यहां पर भी है, इसको भी आप ऐसे मिलाओगे, एक कार्नर यहां पर ऐसे साइड लेंथ रहा होगा, तो ऐसे ये कितने एंगल बनेंगे भाई, n नंबर ऑफ एंगल्स बनेंगे। और सारे एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो सबका समेशन, मान लो कि ये एंगल अल्फा है, तो ऐसे कितने अल्फा रहे होंगे, n अल्फा। n अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 360, मतलब 2 पाई के इक्वल, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई बाई n। 2 पाई बाई n इज दिस एंगल। तो हमें ये एंगल मिल गया भाई, ये एंगल 2 पाई बाई n के इक्वल आ गया। बोलो भाई, क्लियर है सबको? सलेन सिंह, आपको बात समझ में आ रही होगी। हमने कैसे इस एंगल को फाइंड कर लिया, रेगुलर पॉलीजन था ये एन साइड का, तो ये वाला एंगल 2 पाई बाई n के इक्वल आ गया है। अच्छा भाई, अब ये एंगल और ये एंगल ध्यान से देखो सेम होगा, क्योंकि आप जानते हो कि पॉलीजन में ये साइड लेंथ और ये साइड लेंथ इक्वल, और किसी भी ट्रायंगल के दो साइड लेंथ अगर सेम होते हैं तो उसके दो एंगल भी सेम हो जाएंगे। तो ये एंगल अगर हम लोग थीटा मान ले तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। तीनों एंगल का जो समेशन होगा वो समेशन जो है पाई के इक्वल हो गया, यानी 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई। तो 2 थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 2 पाई बाई n के इक्वल है। तो थीटा की वैल्यू अपने को मिल गई, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई n। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। एक काम हो गया भाई, हमें थीटा निकालना था, थीटा निकल गया। अब क्या करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो भाई x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। ड्रा कर दिया, ये हमारा x था, ये लेंथ कितनी हो गई, d/2, साइड का मिडिल पॉइंट है तो हाफ लेंथ हो गया d/2। आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज d/2, हाइपोटेनियस x है तो x की वैल्यू d/2 cos थीटा। थीटा ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, तो x भी आ गया, थीटा भी आ गया। इसका मतलब जो टाइम पूछा गया है, अब हम लोग टाइम की बात कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे, टाइम t इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू d अपॉन 2v cos स्क्वायर थीटा आ गया। फाइनली पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो दिस इज कम्स आउट d/2v cos स्क्वायर ऑफ थीटा की जगह पर π/2 माइनस π/n। और सबको मालूम है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो दिस इज कम्स आउट t इज इक्वल टू d/2v इंटू साइन स्क्वायर π/n, साइन स्क्वायर π/n। दिस इज द आवर स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, आप चाहो तो इस फार्मूले को याद कर लो। ठीक है, अगर 2 नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए बात करेगा तो n की जगह पर क्या रख दोगे आप, 2। 3 के लिए पूछेगा तो 3 करेंगे, 4 के लिए पूछेगा तो 4 करेंगे, एंड सो ऑन। जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं, आप सभी का आंसर इसी एक अकेले फार्मूले से फाइंड कर सकते हो। समझ में आ गई होगी बात? गुड। तो t इज इक्वल टू d/2v साइन स्क्वायर π/n। याद करिए इसको। चलिए हम लोग कंपेयर अगर करें अपने सॉल्व क्वेश्चन की हेल्प से, तो बताइए कि n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा। याद होगा ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया अभी। n इज इक्वल टू 2 के लिए n की जगह पर 2 रख दोगे तो क्या ये π/2 हो गया, बिल्कुल। और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो बोलो t की वैल्यू कितनी आ गई, d/2v। यही आंसर आया था कि दो पार्टिकल अगर a और b हों एक दूसरे से d की दूरी पर और v के स्पीड से अगर चलें, तो हमने पूछा था कि किस पोजीशन पर और किस टाइम पर जो है ये दोनों पार्टिकल मिलेंगे, तो वो मिडिल पोजीशन आया था और टाइम जो आया था वो d/2v आया था। क्लियर? 3 पार्टिकल के लिए भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। n इज इक्वल टू 3 कर दो, ट्रायंगल वाला केस बनेगा। याद करिए, ट्रायंगल वाले केस में तीनों पार्टिकल अगर साइड लेंथ d के ट्रायंगल के कॉर्नर पर हो तो सेंटर पर मिलने में वो कितना समय लिए थे। ठीक है, तो आंसर हम लोगों ने लिखा था 2d/3v आया था।
चेक करिए यहाँ पर आना चाहिए। तो चलो भाई इसमें रख करके देखो, n की जगह पर 3 रखो, π/3 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो t की वैल्यू जो है आएगा 2d/3v। यही आंसर हम लोगों ने निकाला था। 4 पार्टिकल को लेकर हम लोग डिस्कस करें, n = 4 कर दो, तो 4 पार्टिकल के लिए बात करनी हो तो टाइम की वैल्यू आप लिख सकते हैं, n की जगह पर 4 रखो, स्क्वायर वाला केस याद आ रहा होगा, d/v आंसर आया था, तो n की जगह पर 4 रखोगे तो π/4 45 डिग्री हो गया, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू d/v। 4 पार्टिकल के लिए ये आंसर आ गया था। क्लियर है भाई? शिखा सिंह, गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, तो हम लोगों ने 4 पार्टिकल के लिए ये टाइम निकाला, 3 के लिए ये टाइम निकाला, 2 के लिए ये टाइम निकाला। अच्छा, कई लोग बोल सकते हैं सर 1 के लिए क्या होगा? 1 के लिए भाई तो सीधी सी बात है, एक अकेला पार्टिकल थोड़े ना किसी से मिलता है। इस क्वेश्चन को फुलफिल होने के लिए n की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होना चाहिए। एक अकेला पार्टिकल कभी भी किसी से नहीं मिलता है, कम से कम जो है मुलाकात के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, अच्छे तरीके से आप जानते हैं। तो n की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2। ज्यादा से ज्यादा कितना? इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम जो है n की वैल्यू 2 होनी चाहिए। एक अकेले पार्टिकल की मुलाकात कभी नहीं होती है। वैसे भी आप रख करके देखोगे तो सब अनडिफाइन हो जाएगा। n की वैल्यू 1 रखोगे, साइन पाई होगा, पाई की वैल्यू पर साइन की वैल्यू 0 डिग्री, 0 हो जाएगा, तो ये d/0 अनडिफाइन होने लगेगा, ठीक है भाई। तो यहां पर हम टाइम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो है हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन को अब अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप इसी वाले जो है रिजल्ट को अप्लाई करना, जिसमें टाइम की वैल्यू d/2v साइन स्क्वायर π/n, ये आप याद रख करके जाएंगे। 2 पार्टिकल के लिए पूछे, 3 के लिए पूछे, 4 के लिए पूछे, 5 के लिए पूछे, इसी में रख करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। राइट? तो चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसी के आगे के क्वेश्चंस को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है?